औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 30 से। आज हमने पढ़ना है बेटा सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक हो गया बेटा। ये जो हम पढ़ रहे थे एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स, इससे पहले अगर किसी ने बेटा मेरे लेक्चर नहीं सुने तो वो सुन सकता है, वो बहुत अहम थे। ये एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं, जो अद्वियाती जुज़ के अलावा इजाफी तौर पे जो चीज़ें शामिल की जाती हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स। तो वो काफ़ी सारे होते हैं। पिछला लेक्चर भी एडिटिव्स पे ही चला था और आज का लेक्चर भी तकरीबन कंप्लीट एडिटिव्स पे ही जाएगा। तो ये सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या हैं, एडिटिव्स हैं। इससे पहले हमने व्हीकल पढ़ा था, डिलीवेंट्स पढ़ा था, बाइंडर्स पढ़ा था, ठीक है, और टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स पढ़ा था। बाइंडर्स क्या थे, टैबलेट्स को जोड़ के रखते थे, और टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स क्या थे, टैबलेट को बॉडी में इंटर होने के बाद, मैदे में जाने के बाद तुड़वाते थे, हल करवाते थे, तोड़ने वाले। लुब्रिकेंट्स क्या थे, चिकना करवाने वाले, और जिलिडेंट्स क्या थे, कैप्सूल के ऊपर वाला खोल क्या था, जिलिडेंट्स का। तो अगर किसी बच्चे ने लेक्चर सुनना है बेटा अच्छे से तफसील से पिछले देखने हैं तो वो मेरा पिछला लेक्चर सुन सकता है। तो सरफेक्टेंट्स जो हैं वो अद्वियात में शामिल किए जाते हैं इंटरफेशियल टेंशन जो है दो फेजेस की, उनको ख़त्म करने के लिए। कैसे, मतलब जैसे आप सरसों का तेल और पानी कभी आपने मिक्स करके देखा हो, वो दोनों आपस में मिक्स कभी भी होना नहीं चाहते। इसी तरीके से पेट्रोल पानी में मिक्स नहीं होता, मिट्टी का तेल पानी में मिक्स नहीं होता। उनकी अपनी सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन जो है सतही टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से बेटा जो बहरी जहाज़ हैं, कश्तियाँ हैं, वो पानी पे तैरते हैं। अगर वो ना हो सरफेस टेंशन तो वो कभी भी तैर नहीं सकते। तो इस तरीके से जो दो लिक्विड होंगे, तीन लिक्विड होंगे, आपस में उनकी सरफेस टेंशन होती है और वो मिलना नहीं चाहते, आपस में मिक्स होना नहीं चाहते। लेकिन जब हमने दवा बनानी पड़ती है तो बेटा अक्सर औकात ऐसा होता है कि उनको हमें मिक्स करवाना पड़ता है। मिक्स होना नहीं चाहते लेकिन मिक्स करवाना पड़ता है। लेकिन मिक्स करवाने के लिए जो तीसरी चीज़ आएगी वो क्या होगी, आपका सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, उनको मिक्स करवा के रखेगी तो उसको हम सरफेक्टेंट्स कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसका बेटा। सरफेक्टेंट्स में भी डिफाइंड एज, सरफेक्टेंट की हम तारीफ़ कर सकते हैं द सब्सटेंसेस, ये वो अज्जा हैं विच व्हेन एडेड, जब हम इनको डालते हैं टू अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, लोअर द इंटरफेशियल टेंशन, जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम कर देते हैं बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस के दरमियान में, दस मेक दैम मिसिबल, और इनको मिसिबल बना देते हैं। मिसिबल का मतलब मिक्स होने के काबिल, मिसिबल बना देते हैं। इमिसिबल होते हैं, मिक्स होना नहीं चाहते, बाद में इनको क्या बना देते हैं, मिसिबल। इमिसिबल जो मिक्स होना ना चाहें, मिसिबल जो मिक्स हो जाएं। ठीक है, इमिसिबल को क्या बना देते हैं, मिसिबल। दिस फिनोमिनॉन इज़ कॉमनली यूज टू मेक टू इमिसिबल लिक्विड्स मिसिबल। ये फिनोमिनॉन, ये तरीकाकार, फिनोमिनॉन क्या होता है, तरीकाकार, आम तौर पर, कॉमनली, आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दो ना मिक्स होने वाले लिक्विड को मिक्स होने वाला बनाने के लिए, इमिसिबल को मिसिबल बनाने के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड डिजोल्व द ड्रग्स, ताकि इसमें दवा जो है वो हल हो सके। सॉरी बेटा, हमें स्टॉप करना पड़ा था थोड़ा सा। तो कुछ लिक्विड होते हैं जो इमिसिबल हों, उनको मिसिबल बनाने के लिए, ताकि इनमें कोई भी ड्रग जो है, दवा जो है वो डिज़ोल्व हो सके, हल हो सके। ठीक है, ऐसे तो बेटा देखो आप, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप किसी भी बॉटल के अंदर कुछ दो जैसे अद्वियात, मैं मिसाल देता हूँ सरसों के तेल की और पानी की, तो सरसों का तेल जो है वो ऊपर रहेगा, पानी जो है वो नीचे रहेगा, क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन अलग अलग है। और दवाई के तौर पे उनको मिक्स करना भी ज़रूरी है। अगर हम ढक्कन खोल के चम्मच में दवा डालेंगे तो तेल तेल आएगा, और नीचे से सुराख करेंगे बॉटम में तो वाटर वाटर आएगा। दोनों मिक्स होके नहीं आ सकते। हमें चाहिए क्या है, उन दोनों को मिक्स करवाना, ताकि उसमें ड्रग जो है, वो दवा जो है वो डिज़ोल्व हो सके, हल हो सके। तो ऐसे काम के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, सरफेक्टेंट का इजाफा करेंगे। समझ आ गई, ताकि वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्सअप हो सकें। द मालिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो मालिक्यूल हैं सरफेक्टेंट के, उसके दो हिस्से होते हैं। नंबर एक क्या है, पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर पार्ट।
पोलर पार्ट उसको कहते हैं बेटा, पोल का मतलब होता है सिरे, जिसके दो सिरे हों, पॉजिटिव और नेगेटिव, और नॉन पोलर जिसके सिरे ना हो। जैसे पानी है बेटा H2O, उसमें एक पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, O और OH जो है हाइड्रोक्सिल आयन वो क्या होते हैं नेगेटिव। तो पानी क्या हो गया पोलर, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गई और आपका पेट्रोल ईथर हो गया, ये नॉन पोलर है, इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो इसके दो पार्ट हैं बेटा, एक पोलर पार्ट और दूसरा नॉन पोलर पार्ट। अब वाटर पोलर हो गया और सरसों का तेल क्या हो गया, नॉन पोलर। व्हेन सच मॉलिक्यूल आर प्लेस्ड इन टू फेजेस ऑफ डिफरेंट पोलरिटीज, द पोलर पार्ट्स मूव टुवर्ड्स हाई पोलैरिटी फेज। वो कहता है जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को प्लेस करेंगे, डालेंगे दो फेजेस में ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज़, और इनकी पोलैरिटीज़ मुख्तलिफ होंगी, द पोलर पार्ट मूव्स टुवर्ड्स हाई पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट है पोलर में चला जाएगा। बेटा ये आपने पढ़ी होगी एफएससी में, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी में हल होंगी। पोलर वाली पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होंगी। जैसे पानी के अंदर नमक आसानी से हल हो जाता है। नमक क्या होता है NaCl, उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो दोनों पोलर हैं। तो पानी का हाइड्रोजन उधर नमक के क्लोरीन के साथ HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इधर का सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा पानी के OH के साथ NaOH। तो जो पोलर पार्ट है बेटा वो पोलर में चला जाएगा, और नॉन पोलर पार्ट मूव टुवर्ड्स लो पोलैरिटी फेज, तो नॉन पोलर लो पोलैरिटी वाले में चले जाएंगे। एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड एट द इंटरफेज, और ये जज़ब हो जाएंगे इंटरफेज पे, ठीक हो गया। तो पोलर वाले पोलर में चले जाएंगे, नॉन पोलर वाले या लो पोलैरिटी वाले लो पोलैरिटी वाली साइड पे चले जाएंगे। तो इसके अंदर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट की 3 क्लासिफिकेशन है बेटा। एक एनाइनिक सरफेक्टेंट, एनाइनिक जो माइनस वाले हों, कैटाइनिक सरफेक्टेंट जो पॉजिटिव वाले हों, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स जो नॉन पोलर होते हैं। नॉन आयनिक कौन से होंगे, नॉन पोलर, ना पॉजिटिव वाले ना नेगेटिव वाले। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। फिर आ जाएगा बेटा नंबर 1 क्या है, सल्फेटेड कंपाउंड लाइक सोडियम लायरल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, डाइकोटाइल सोडियम सल्फोनासाइड सल्फोसक्सीनेट। तो ये क्या हैं, सल्फोनेटेड कंपाउंड्स हैं। ये क्या यूज़ होते हैं आपके फर्स्ट, यानी कि ये कौन से होंगे एनाइनिक सरफेक्टेंट्स, और दूसरे कौन से हैं कैटाइनिक वाले, बेंजल कोनियम क्लोराइड होंगे, और तीसरे जो से हैं जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स हैं वो तीसरे ग्लाइसराइल मोनोस्टीरेट स्पैंस एंड ट्वीन्स, ये सारे के सारे यूज़ होंगे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, ठीक हो गया। तो ये है बेटा। फिर आ जाएंगे कोलाइडल या सस्पेंडिंग एजेंट। कोलाइडल या ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉलिड होती हैं लेकिन वो हल होना नहीं चाहती, वो थे लिक्विड। सरफेक्टेंट वालों में क्या थे, दोनों लिक्विड थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सॉलिड होगी और दूसरी क्या होगी, लिक्विड होगी। तो जो सॉलिड हैं वो हल होना नहीं चाहते। तो बेटा ये जो इसमें एक चीज़ सॉलिड होगी और दूसरी क्या होगी, लिक्विड होगी। तो सॉलिड क्या होंगे, जैसे पाउडर हो गया बेटा, वो पाउडर इस टाइप का होता है कि वो मिक्सअप होना नहीं चाहता, लेकिन वो अद्वियाती अज्जा होते हैं, उनको लाजमी मिक्सअप करवाना पड़ता है। तो उनको मिक्सअप करवाने के लिए तीसरा हम डालेंगे सस्पेंडिंग एजेंट। उसमें हम डालते हैं, लिक्विड वाले में डालते थे हम इमल्सिफाइंग एजेंट, और इसमें डालेंगे हम सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंड करवाने वाला, लटका के रखने वाला। वो जो ज़रात हैं बेटा, ना तो उनको ऊपर सतह पे इकट्ठे होने दे, ना पैंदे में बैठने दे, ठीक हो गया, और दरमियान में मिक्सअप करवा के रखे। ऐसी अद्वियात के ऊपर लिखा होता है इस्तेमाल से पहले अच्छे से हिला लें, लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़ इंग्लिश में और उर्दू में, ठीक है। और ये भी लिखा होता है कि ये जो पार्ट्स हैं, ज़रात हैं, ये दवा का हिस्सा हैं, इन्हें ज़ाया ना करें। और ब्रोफिन सस्पेंशन लिखा होगा उसके ऊपर, क्या लिखा होता है, सस्पेंशन। तो उसके अंदर दाने दाने से होते हैं, ज़रात होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं सिरप वगैरह के अंदर। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हल होना नहीं चाह रहे थे, इनको हल करवाया गया, बल्कि हल भी नहीं करवाया गया, बस लटका के रखा गया, ताकि जब जैसे ही वो सिरप वगैरह है उसको चम्मच में डालें तो वो ज़रात भी साथ में आए और वो सिरप भी साथ में आए। तो ना तो वो ऊपर इकट्ठे हों, ना ही नीचे पैंदे में बैठ जाएं। तो उनको करवाने वाला कौन सा होगा, हाइड्रोकोलाइड्स या सस्पेंडिंग एजेंट होंगे। कहता है दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड
सब्सटेंसेस, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, विच व्हेन एडेड टू वाटर, जब इनको हम पानी में डालते हैं, प्रोड्यूस हाई विस्कस सोल्यूशन, इंतहाई गाढ़ा सोल्यूशन बना देते हैं, सस्पेंशंस या सस्पेंशन बना देते हैं, और जेल्स या जेल बना देते हैं, जेली बना देंगे। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स यूज टू रिड्यूस सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स इन द व्हीकल। कहता है विस्कोसिटी को बढ़ाने वाले कुछ एजेंट्स ऐसे डाले जाते हैं ताकि सेडिमेंटेशन रेट जो है उसको कम किया जा सके। रिड्यूस का मतलब कम किया जा सके। सेडिमेंटेशन क्या होता है बेटा? नीचे पैंदे में बैठना क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। ताकि वो जो ज़रात हैं वो नीचे जा ही ना सकें, क्योंकि ये बेटा इनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये पानी में अगर डालेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, ये सेडिमेंट हो जाएंगे। सेडिमेंट का मतलब नीचे पैंदे में बैठ जाना। तो ऐसे एजेंट डाले जाएंगे जो विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे, गाढ़ापन बढ़ा देंगे। तो ये गाढ़ापन बढ़ाने से क्या होगा? वो ज़रात नीचे नहीं जा पाएंगे, बीच में ही फंस के रह जाएंगे। ठीक है। और दे आर आल्सो नोन एज गम्स एंड इनको हम गम्स कहते हैं, गूंद कहते हैं। गाढ़ा करने वाली चीज़ों को क्या कहेंगे? गम्स, यानी कि गूंद कहेंगे। एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, और मुश्तमिल होते हैं किस पर? पॉलीसेकेराइड पे और प्रोटीन पे। पॉलीसेकेराइड क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, चीनी जिसको कहते हैं, उसका चौथी किस्म क्या होती है? पॉलीसेकेराइड। और प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या होता है? गोश्त, इस टाइप की चीज़ें। तो प्रोटीन्स जो है वो दालों में भी पाई जाती है, ठीक है, तो गोश्त में भी पाई जाती है। तो ये प्रोटीन्स होंगी या पॉलीसेकेराइड होंगी, और ये गाढ़ा करेंगी। गाढ़ा करने से जो चीज़ें नीचे बैठना चाह रही हैं बैठेंगी पैंदे में, जो हाई वेट सॉलिड्स हैं, तो उनको नीचे बैठने नहीं देंगी। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? हाइड्रोक्लोराइड्स की या स्पेंडिंग एजेंट्स की ये 3 किस्म के होते हैं। नेचुरल कुदरती भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं। सेमी सिंथेटिक उनको कहते हैं बेटा जो आधे कुदरती हों और आधे मसनूई हों, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? सेमी सिंथेटिक। और जो सिंथेटिक हैं वो टोटल मसनूई होंगे। ठीक हो गया? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, 3 है इसकी क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ते हैं बेटा नेचुरल क्या होते हैं। नेचुरल जो हैं वो पढ़ेंगे हम, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं यही वो हैं कैशिया, ट्रैकागांथ, आगार प्लांट वाला, जिलेटिन एंड कैसाइन एनिमल से पाए जाएंगे। ठीक है, ये कैशिया, ट्रैकागांथ और आगार ये पौधों के हैं, और जिलेटिन और कैसाइन ये कहाँ से मिलेंगे हमें? एनिमल से। सिलिका, कोलोइडल, एलुमिना और बेंटोनाइट एंड वीगम ये कहाँ से पाए जाएंगे? मिनरल। मिनरल वो होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, पौधों से भी हासिल होंगे नेचुरल, और एनिमल से भी हासिल होंगे, कुदरती चीज़ें हैं। और मिनरल क्या है? ज़मीन से, मादनियात जिनको कहते हैं, ये ज़मीन से हासिल होंगे। कोई पूछ लेता है बेटा मारूजी बन सकती है कि प्लांट से हासिल होने वाले सस्पेंडिंग एजेंट कौन से हैं? आपने बताना है कैशिया, ट्रैकागांथ और आगार हैं। कोई पूछ लेता है एनिमल से हासिल होने वाले कौन से हैं? तो जिलेटिन और कैसीन का नाम देना है। और कोई पूछ ले मिनरल वाले कौन से हैं? तो आपने बताना है कोलोइडल एलुमिना, बेंटोनाइट और वीगम। फिर आ जाएगा बेटा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक होते हैं बेटा आधे कुदरती और आधे मसनूई। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। इनके सिर्फ नाम याद करने आपने। ये मॉडिफिकेशन है, इनमें तरमीम हुई। मॉडिफिकेशन क्या होती है? तरमीम करना, कुछ चीज़ें बीच में मिक्स करना, उनको क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। जैसे पहले की पुरानी कारें, उनके अंदर एसी नहीं आता था, अगर उनमें कोई कारीगर को नट छट बोल्ट वेल्ड करके एसी लगा दे तो उसको क्या कहेंगे हम? तरमीम करना, मॉडिफिकेशन करना। ठीक हो गया? तो ये मॉडिफिकेशन की होती है, इनके नाम याद कर लेने। और सिंथेटिक जो हैं वो आपके सस्पेंडिंग एजेंट जो मसनूई हैं बिल्कुल, वो कौन से हैं? ओनली अ फ्यू आर यूज, उनमें से चंद एक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर कुदरती पे यानी नेचुरल पे या सेमी सिंथेटिक पे इनसार किया जाता है। और उनमें कौन से हैं? कार्बोपोल और पॉलीऑक्स, ये आपके सिंथेटिक हैं। फिर आ जाएंगे बेटा आपके स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या है? आपकी दवा की ताकत बढ़ाने वाले स्टेबलाइज़र्स। ठीक है, ऐसी चीज़ जो दवा को अपना वजूद बरकरार रखने में मदद दे, वो क्या कहलाएगी? स्टेबलाइज़र। ये सारे एक्सीपिएंट्स हैं, देख लो एडिटिव्स पढ़ रहे हैं हम, ये दूसरा लेक्चर चल रहा है आपका एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स पे। तो स्टेबिलिटी ये क्या है? द कैपेबिलिटी, वो सलाहियत ऑफ फार्मूलेशन, किसी भी फार्मूले की इन अ स्पेसिफिक कंटेनर, किसी भी ख़ास बर्तन में, टू रिमेन विद इन अ फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल, थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। कहता है स्टेबिलिटी वो सलाहियत है किसी भी फार्मूलेशन की जो किसी भी बर्तन में मौजूद रखे,
फिजिकल उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत बरकरार रखे, उसको ज़ाहिरी शक्ल और सूरत भी ख़राब होने ना दे। जैसे कोई दवा है, टैबलेट है या कैप्सूल है या कोई सिरप है, उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत है जो पहले बना दी वो वही बरकरार रहे, वो क्या कहलाएगी? फिजिकल। केमिकल, जो उसके अंदर केमिकल हैं वो भी आगे पीछे ना हो। ये ना हो कि दो केमिकल या दो चीज़ें आपने अंदर डाली हुई हैं और वो आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरी नई चीज़ बना दें, नया कट्टा खोल दें, ऐसा भी कोई सिस्टम ना हो। तो फिजिकल ताकत भी रहनी चाहिए, केमिकल ताकत भी रहनी चाहिए। माइक्रोबियल, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना पनपने पाए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जाके दवाई को ख़राब ना कर दें, उससे भी ताकत दे, उससे भी स्टेबल रखे। थेराप्यूटिक, इलाज से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो भी बरकरार रखें। टॉक्सिकोलॉजिकल, और जहरीलापन भी ना होने दे। टॉक्सिक कहते हैं जहरीली को, जहरीलापन भी ना होने दे। स्पेसिफिकेशन, ये खसूसियात बरकरार रखे तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेबलाइज़र। स्टेबिलिटी वो सलाहियत जो किसी भी बर्तन में दवा की ना फिज़िकल तब्दीली आने दे, ना केमिकल तब्दीली आने दे, ना माइक्रोब्स को अंदर जाने दे, ना उसके इलाज में कमी आने दे, वो क्या कहलाएगी? स्टेबिलिटी। ठीक है। उर्फ़ आम में हम क्या कहेंगे? ताकत। क्या कहेंगे? कि दवा की ताकत बरकरार रहे। द सब्सटेंसेस यूज टू कंट्रोल दीज स्टेबिलिटीज़, वो सब्सटेंसेस जो ये स्टेबिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, आर नोन एज स्टेबिलाइज़र। उनको क्या कहेंगे हम? ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाने वाले वो भी स्टेबिलाइज़र, उसके थेराप्यूटिक्स को बचाने वाले वो भी स्टेबिलाइज़र। ठीक है। केमिकल चेंजिंग में बचाने वाले वो भी स्टेबिलाइज़र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबिलाइजर्स हैं वो कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे बेटा। जो ऑक्सीजन जाती है ना, ऑक्सीजन भी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ असर दिखा के कोई नया केमिकल बना देती है। जैसे ऑक्सीजन बेटा कार्बन के साथ मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दी है, हाइड्रोजन के साथ मिली तो वाटर बना दिया, H2O। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो उससे भी बचाना है आपने। तो वो ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन से बचाने वाले कौन से होंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। वो कौन से? प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ऑफ प्रिपरेशंस बाय ऑक्सीडेशन, ये बचाते हैं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाना। डिटेरियोरेशन खराब होने से, ऑफ प्रिपरेशन आपके फार्मूले को, बाय ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से आपके फार्मूले को ख़राब होने से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। मिसाल के तौर पर कौन से हैं वो? एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फेट और टोकोफिरोल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट। अगर दवाई के अंदर अज्जा में लिखे हुए हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम बाइसल्फेट, या इनमें से टोकोफिरोल्स में से कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दवा जो है वो ऑक्सीजन से ख़राब हो सकती थी। और ऑक्सीजन से बचाने के लिए ज़ाहिर बात है, जब कोई सिरप है खुलेगा, पहले तो एयर टाइट कंटेनर में होता है ना, वो जो बोतल होती है वो एयर टाइट होती है। जब उसको खोलेंगे, सील खोलेंगे, तो ज़ाहिर बात हवा से उसका कॉन्टैक्ट होगा। हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन उसके साथ मिलेगी तो क्या कर देगी? काम ख़राब कर देगी। और काम ख़राब करने से बचाने वाले उसमें क्या मिला रखे होते हैं? पहले से उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट, ताकि वो ख़राब ना होने दें। फिर आ जाएंगे चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या है? उनका काम क्या होता है बेटा? सब्सटेंसेस दैट फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्सेस, चिलेट विद मेटल्स। ठीक है। ये स्टेबल वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ताकतवर पानी के साथ हल होने वाले कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिनको हम चिलेट कहते हैं, मेटल्स के साथ चिलेट कहते हैं बेटा। चिलेटिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो उनका लोथड़ा ना बनने दें, लोथड़ा ना बनने दें। कोई भी दवा है आपने बीच में मिला दी, वो अंदर जम गई, लोथड़े से बन गए, कोई भी देखेगा सिरप को कहेगा वो यार ये तो ख़राब है। ठीक है। तो चिलेट ना होने दे, वो क्या कहलाएंगे बेटा? चिलेटिंग एजेंट्स। दीज मेटल्स माइट प्रमोट इंस्टेबिलिटी, इस तरह की जो मेटल्स हैं वो इंस्टेबिलिटी पैदा करती हैं, यानी ताकत को ख़त्म करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एडिटेट डाइसोडियम। ठीक है। तो ये ताकत को ख़त्म करती हैं, इसलिए इनमें क्या डाल देते हैं हम? चिलेटिंग एजेंट। क्या डाल देते हैं? चिलेट ना होने दें। ठीक है। फिर आ जाएंगे बेटा बफरिंग एजेंट, बड़े इंपॉर्टेंट है। बफर सोल्यूशन, अगर किसी ने पढ़ना है टॉपिक में, पीछे पूरा का पूरा बफर बताया हूँ बेटा। जो पीएच होती है ना दवा की, हर चीज़ की एक पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। कुछ चीज़ें बेटा एसिडिक मीडियम में काम करती हैं, कुछ बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में काम करती हैं। पीएच होती है 1 से लेकर 14 तक। ठीक है। 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक या अल्कलाइन होती है। कुछ अद्वियात बनाई जाती हैं, कुछ एसिडिक और कुछ बनाई जाती हैं बेसिक। तो मैदे की पीएच एसिडिक होती है और आंत की पीएच अल्कलाइन होती है। तो जिसमें जिस दवा ने काम करना है उसकी पीएच उसके मुताबिक बनाई जाएगी। तो जो चीज़ पीएच को आगे पीछे ना होने दे वो क्या कहलाता है? बफरिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं?
जो पीएच में तब्दीली ना आने दे वो क्या कहलाते हैं? बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। बफरिंग एजेंट इस्तेमाल होंगे पीएच में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करेंगे अपॉन डिल्यूशन और एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली, जब आप इसके अंदर कोई एसिड का इजाफा करेंगे या किसी अल्कली का इजाफा करेंगे। अल्कली क्या होता है बेटा? अल्कली डालेंगे तो उसकी पीएच 7 से ऊपर चली जाएगी, एसिड डालेंगे तो उसकी पीएच 7 से नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर बफर डाला होगा तो वो उसको अपने साथ ही उलझा लेगा। बफर पे मैं पूरा लेक्चर एक दे आया हूँ पीछे, और उसकी पीएच में तब्दीली होने नहीं देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बफर्स कौन से हैं? सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम फॉस्फेट, ये सारे क्या हैं? बफरिंग एजेंट। फिर आ जाएगा बेटा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। माइक्रोब्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह हैं, जो नुकसान देते हैं, उनको बचाने वाले क्या कहलाएंगे? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। यूज इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये लिक्विड जो सिरप हैं वो क्या है? सारे लिक्विड। और जो सेमी सॉलिड जैसे पोलीफैक्स क्या है? सेमी सॉलिड। इस तरह की प्रिपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं टू प्रिवेंट, बचाने के लिए या इनहिबिट या रोकने के लिए द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल क्या है? इमल्शंस एंड सस्पेंशन मस्ट बी स्टेबिलिटी प्रिजर्व्ड बिकॉज वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड वेरी गुड मीडियम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। बहुत प्यारी बात की है, बड़ी कमाल बात की है। कहता है इसमें इमल्शंस सिरप ही होते हैं बेटा, सस्पेंशन भी क्या होते हैं? सिरप। अभी हम पढ़ के आए हैं, इमल्शन भी क्या होते हैं? सिरप। और सस्पेंशन भी क्या होते हैं? सिरप। इनके अंदर लाजमी तौर पर पानी होता है और मिठास होती है। मिठास क्या होती है? चीनी, कार्बोहाइड्रेट। मिठास क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों, पानी का और चीनी का होना बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक है, मीडियम है, वेरी गुड मीडियम है। किन के लिए? बैक्टीरिया के लिए भी और मोल्ड्स, फफूंदी के लिए भी, इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनके ग्रो होने के लिए। तो जितने भी सिरप है ना बेटा, उन पे लिखा होता है कि पहली बार खोलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। उनको पता है कि जो हमने इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है वो 1 हफ्ते तक तो माइक्रोब को रोक सकता है, इसके बाद माइक्रोब जो है वो रुकेंगे नहीं और वो इंतहाई शिद्दत के साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा होगा। क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट यानी मिठास और पानी दोनों मौजूद हैं, और ये दोनों बैक्टीरिया की क्या हैं? खुराक हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या डाला होता है? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो इसका तर्जमा क्या बनेगा कि इमल्शन और सस्पेंशन बहुत अच्छा मीडियम है, खुराक हैं। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, मोल्ड के लिए, क्योंकि इन दोनों में वाटर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा पेरेंटल प्रिपरेशंस। पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या हैं बेटा? एक एक चीज़ की वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए बेटा लेक्चर लंबा हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। घंटा घंटा 2-2 घंटे टिकटॉक भी तो देखते हो, तो ये लेक्चर सुनोगे, नॉलेज में इजाफा होगा। पेरेंटल प्रिपरेशंस उनको कहते हैं जो इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में इंटर की जाती हैं, जैसे ड्रिप हो गई, इंजेक्शन हो गए, सारे क्या कहलाएंगे? पेरेंटल प्रिपरेशंस। ये शायद आपको पता भी ना हो इन चीज़ों का। पेरेंट्स तो वैसे हम तो उसको कहते हैं पेरेंट्स, माँ बाप को, ठीक है, लेकिन पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या कहलाएंगी? ऐसी अद्वियात जो इंजेक्शंस के जरिए बॉडी में दाखिल की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पेरेंटल प्रिपरेशंस। पैक्ड इन मल्टी डोज कंटेनर, ये पैक की जाती है मल्टी डोज कंटेनर में। मस्ट कंटेन अ प्रिजर्वेटिव, उनमें लाजमी तौर पर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। मल्टी डोज कंटेनर क्या होते हैं बेटा? एक डब्बी में बंद कर दी, जैसा कि ना बड़ी बड़ी वायल आती हैं जी, उसकी जानवरों की या इंसानों की भी आती थी पहले ना, जो रोड का इंजेक्शन है ना, जिसको हम टेटनस कहते हैं, हॉस्पिटल में आता था बड़ी वायल में। उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहते थे, हर बार सिरिंज देते थे, थोड़ा सा निकाला, एक बंदे को लगा दिया, फिर थोड़ा सा निकाला, दूसरे को लगा दिया, फिर तीसरा निकाला। वायल एक ही है, बार बार उसमें सुई दाखिल करना पड़ रही है। सुई होती तो हर बार नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इंटर तो करना पड़ रही है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी डोज कंटेनर। एक से ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल के लिए जो बल्क में बड़ी मिकदार में दवा आती है, उसको क्या कहेंगे? मल्टी डोज कंटेनर। तो उसमें जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, इंजेक्शंस के जरिए दी जाती हैं, उनमें लाजमी तौर पर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, क्योंकि उनको पता है बार बार सुई इंटर होगी और उसमें कंटामिनेशन का, आलूदा होने का, माइक्रोब्स के इंटर होने का खदशा ज़्यादा है, इसलिए उसमें लाजमी तौर पर क्या मिलाया होता है? प्रिजर्वेटिव। तो ये जो अद्वियात बनती हैं ना बेटा, बड़ी एहतियात से बनती हैं। अद्वियात जो है वो इंसान को बीमार भी कर सकती हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए देखो आप कितनी मेहनत करके वो अद्वियात तैयार करते हैं। तो हम इसको
फिनिश करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बेटा पढ़ोगे इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। फिर आ जाएंगे फ्लेवरिंग एजेंट्स, जायका देने वाले। जैसे सिरप में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर दिए होते हैं ना, बनाना फ्लेवर हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो जायका देने के लिए। इम्पोर्टेंट आ प्लेजेंट फ्लेवर, ये बहुत इम्पार्ट आ प्रेजेंट फ्लेवर, ये दाखिल करते हैं एक खुशगवार किस्म का जायका एंड ऑफन ऑर्डर, और हत्ता कि थोड़ी सी खुशबू भी आती है इनमें। ऑर्डर क्या होती है? खुशबू। स्मेल इसकी जगह पे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है? खुशबू। खुशबू भी आती है। जैसे आप स्ट्रॉबेरी वाला सिरप पियोगे तो स्ट्रॉबेरी की आएगी, मैंगो वाला पियोगे तो मैंगो की हल्की सी खुशबू भी आएगी, ताकि बच्चे उसको आसानी से पी लें, उनको पता चले भी वाकई में मैंगो का कोई सिरप पी लाऊँ है। तो ऑर्डर भी डाली जाती है टू अ प्रिपरेशन आपके फार्मूले में, एंड टू मास्क स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट, ताकि ख़ास किस्म का जो जायका है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट है, उसको छुपाया जा सके। मास्क का मतलब क्या है? छुपाना। मास्क का मतलब मुंह पे लगाने वाला मास्क नहीं है, यहाँ पे मास्क का मतलब क्या है? छुपाना। तो एक ख़ास किस्म का खुशगवार जायका और खुशबू किसी भी आपके प्रिपरेशन को फार्मूले के अंदर डालने के लिए, और ख़ास किस्म का जो जायका है, गंदा जायका है, उसको छुपाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं। दस मेक दम मोर प्लेटेबल, ताकि इनको खुश जायका बनाया जा सके। प्लेटेबल का मतलब क्या होता है? खुश जायका बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर चेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, पाइनएप्पल अनानास वाला, पेपरामिंट पुदीने वाला, लेमन लीमू वाला, ऑरेंज माल्टे वाला, रोज़ गुलाब के फूल वाला, वनीला वाली आइसक्रीम खाई होगी, बड़ी कमाल होती है। और मैंथोल कहते हैं, जो आपने कभी हैवट की टाफ़ी खाई हो तो उसमें ठंडी ठंडी सी वो जो आती है, वो क्या है? मैंथोल है। तो ये सारे के सारे जायके डाले जाते हैं, यो बता दिए हैं उसने कि ये फ्लेवर हैं। उसके बाद आ जाएंगे बेटा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग कहते हैं मीठा करने वाले। यूज टू इम्पार्ट स्वीटनेस, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसमें मिठास बढ़ सके। टू अ प्रिपरेशन आपके फार्मूले में, एंड मास्क और छुपाया जा सके द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, काबिल एतराज़ जायका। काबिल एतराज़ जायका कुछ तो बेटा फ्लेवरिंग एजेंट से छुपता है, कुछ मिठास से छुपता है। ऑफ द ड्रग, किसी भी दवाई का एग्जाम्पल्स क्या हैं? सुक्रोज, चीनी इज़ मोस्ट वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लैक्टोज यूज़ होती है, मैनिटोल यूज़ होती है, हनी शहद यूज़ होता है, ग्लाइसरीन यूज़ होती है, सॉर्बिटोल और एस्पार्टेट, ये सारे के सारे स्वीटनिंग एजेंट मीठा करने वाले हैं। हनी शहद भी आ गया बीच में। फिर आ जाएंगे बेटा कलरिंग एजेंट, और ये हमारे लास्ट हैं कलरिंग एजेंट। आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है बेटा, ये सुन लेना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। कलरिंग कहते हैं रंग देने वाले मादे। तो आपने बेटा देखो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर डाला है तो इसको ज़ाहिर बात है पिंक करना पड़ेगा आपको, और मैंगो वाला डाला है और ऑरेंज वाला डाला है तो येलो करना पड़ेगा। तो वो जो येलो करना पड़ेगा वो क्या है? कलरिंग एजेंट। क्या है? जैसा आपने उसके अंदर फ्लेवर डाला उसके मुताबिक आपने इसको कलर भी देना है। तो सब्सटेंसेस यूज टू इम्पार्ट कलर टू लिक्विड एंड सॉलिड प्रिपरेशन, ये सब्सटेंसेस हैं यूज़ किए जाते हैं रंग देने के लिए। माया जो प्रिपरेशंस हैं या सॉलिड प्रिपरेशंस हैं उनको रंग देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर कैरेमल, फेरिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, एफडी, फूड एंड सी कलर, ये सारे के सारे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। एफडी एंड सी कलर्स ये ऐसे कलर होते हैं जो मुज़र सेहत नहीं होते, सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। ये फूड कलर्स हैं, इनको आप खा भी सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, नुकसानदेह नहीं होते। तो ये अद्वियात को रंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी लेक्चर की, मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है। समझ आ जाए तो अपने दोस्तों को मशवरा दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।